देखो अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। अभी तक हम लोग जो देखे हुए हैं उसमें एंड ऑपरेटर देख चुके हैं, और के लिए ऑपरेटर देख चुके हैं, नेगेशन को देख चुके थे, मतलब कंजंक्शन डिसजंक्शन एंड नेगेशन वाला काम हो चुका। अब यहाँ से हम लोग को देखना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे बनेगा, कैसे हम उस ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, और उसका एक्जैक्टली ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो वहाँ पर क्या मीनिंग निकलता है, ट्रूथ वैल्यू क्या होगी किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट की। तो देखो इसमें हम लोग जो ऑपरेटर यूज करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर में, ये पहला एक ऑपरेटर हमारा ये ज़्यादातर यही यूज करते हैं, इस तरह का साइन, इसको हम लोग इम्प्लाई कहते हैं, इम्प्लाइज दैट, ठीक है। या फिर कुछ बुक्स में ये भी तुमको मिलेगा इस तरह से, दो लाइन करके ऐसे एरो या फिर सिंगल एरो वाला, ठीक है। तो दोनों ही एक ही दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मेरे पास दो प्रपोजिशंस दिए गए हैं, एक P है और दूसरा Q है, तो P इम्प्लाइज Q जो है ये ट्रू तब होगा, सॉरी ये फॉल्स तब होगा जब P जो है वो ट्रू हो जाए और Q जो है वो फॉल्स हो जाए। हम लोग लिखते हैं इसको तो बात थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो लेट P एंड Q आर टू प्रपोजिशंस, ठीक है, देन कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q हमेशा ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। ये ट्रू कब होगा और फॉल्स कब होगा? इट इज फॉल्स इफ P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, ठीक है। और दूसरा ट्रू इन ऑल अदर केसेस। मतलब कहना है कि अगर देखो इसमें एक्चुअली में हम ये नहीं कहेंगे कि एक स्टेटमेंट से दूसरा वाला इम्प्लाई करता है, हम सिर्फ कंडीशनली जोड़ रहे हैं, से दो अलग अलग स्टेटमेंट दिया जाएगा, उनको कंडीशनल ऑपरेटर के हेल्प से दोनों को बस क्लब करेंगे, ठीक है। उसमें इंडिविजुअली तुमको देखना है कि पी वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, उसी तरह से क्यू वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे कि P इम्प्लाइज Q वाला जो स्टेटमेंट नया बन रहा है वो हमारा ट्रू हो रहा है या फिर फॉल्स बन रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग P को हाइपोथेसिस कंसिडर करते हैं, P को हाइपोथेसिस कहा जाएगा, एंड जिस Q की बात करेंगे तो वो Q असल में कंक्लूजन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, यहाँ पर हम लोग जो P इम्प्लाइज Q लिख रहे हैं इसका क्या क्या मीनिंग निकलेगा, पहले ये चीज़ देखते हैं। पहला होता है हमारा कि इफ P देन Q, ये एक मीनिंग ये निकलता है। दूसरा कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा P ओनली इफ Q, थर्ड Q ये लिखो Q इज नेसेसरी फॉर P, फोर्थ P is sufficient for Q, एंड फिफ्थ में हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि Q follows from P, ठीक है। फिर एक और आएगा सिक्स्थ में Q whenever P, मतलब जब हमारे पास P रहेगा तो उससे हम लोगों को Q मिल सकता है, ठीक है। तो ये छः के छः मीनिंग जो है याद रखना है। सबसे पहले देखो जो सबसे ज़्यादा हम लोग को ध्यान में रखना होता है थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और ये सिक्स्थ नंबर, ठीक है।
तो ध्यान रखो Q इज नेसेसरी फॉर P एंड P इज सफिशियंट फॉर Q। ठीक है, P इज सफिशियंट फॉर Q एंड व्हेन Q तब आएगा जब हमारे पास P ऑलरेडी अवेलेबल हो। ठीक है, अब जैसे एक कुछ एग्जांपल्स हम लोग इसमें देखते हैं। एक कैसे हम एक्स लिखेंगे उसको देखना है। ठीक है, दो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं। एक पी वाला स्टेटमेंट हम सपोज करो हम लिख रहे हैं आई एम इलेक्टेड। एक स्टेटमेंट ये हो गया और दूसरा स्टेटमेंट हम ये लिख रहे हैं कि आई विल लोअर टैक्सेस। ठीक है, अब हमको कहा गया कि कंडीशनल स्टेटमेंट तैयार कीजिए पी इम्प्लाइज क्यू वाला। तो फिर क्या करना होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, आई एम इलेक्टेड, इफ आई एम इलेक्टेड देन आई विल लोअर द टैक्सेस। इफ एंड देन का ज्यादातर यूज करेंगे, जो हम लोग यहाँ पीछे लिख रहे हैं ना, इन्हीं स्टेटमेंट्स का यूज करना है। इफ पी देन क्यू, ज्यादातर सेंटेंस बनाने समय यही स्ट्रक्चर यूज होता है। ठीक है, अदरवाइज एक दूसरा स्ट्रक्चर ये भी यूज कर सकते हो, क्यू वेन एवर पी, वेन एवर आई एम इलेक्टेड आई विल लोअर द टैक्सेस। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है। तो हम लोग जो लिखेंगे वो यही लिखना है हम लोगों को, इफ आई एम इलेक्टेड देन आई विल लोअर द टैक्सेस। ठीक है, ये क्यू हो जाएगा। या फिर वो लिख सकते हो, इफ सॉरी, आई विल लोअर द टैक्सेस वेन एवर आई एम इलेक्टेड, वो भी बनाया जा सकता है। एक दूसरा एग्जांपल देखो, पी सपोज दैट हम लिख रहे हैं आई अटेंड क्लास रेगुलरली, और क्यू जो स्टेटमेंट दिया गया है आई गेट फर्स्ट डिवीजन। ओके, अब यहां से P इम्प्लाइज Q तैयार करना है, तो क्या लिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल वही रहेगा, इफ पहले लगा दो देन सेकंड वाला स्टेटमेंट ये आ जाएगा Q। पहले P वाला स्टेटमेंट डालेंगे फिर उसके बाद Q वाला स्टेटमेंट आना चाहिए। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, वही लिखेंगे, इफ आई अटेंड क्लास रेगुलरली देन आई गेट फर्स्ट डिवीजन। हाँ, उसको ये लिख सकते हैं, आई गेट फर्स्ट डिवीजन वेन एवर आई अटेंड क्लास रेगुलरली। ठीक है, ये पूरा एक्चुअली में स्ट्रक्चर ही है। जहां जहां हम लिख रहे हैं ना पी, तो पी वाला स्टेटमेंट उसमें रखो, और बीच में जो यहाँ पर बच रहा है इतना सा पार्ट, उसको आप वैसा ही रहने दो, जस्ट एज ए फ्रिज की तरह काम करेगा ये। इज नेसेसरी फॉर पी, इज नेसेसरी फॉर, सफिशिएंट फॉर, इस तरह से फॉलोज फ्रॉम, वेन एवर। ये की पॉइंट्स हो गया इसका। ठीक है, इन की पॉइंट्स को ऐसे ही हम रखने देंगे, सिर्फ पी और क्यू के जगह पर सेंटेंस का प्लेसमेंट करना है और कुछ नहीं। ठीक है, या फिर, हाँ बोलो। ठीक है, तो इसी तरह से सेंटेंसेस को हमको लिखना है। अब इसमें देख लो कि ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, हम यही, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ से देखेंगे इसका ट्रूथ टेबल। ठीक है, टेबल हम लोग बनाते हैं। देखो ट्रूथ टेबल के लिए हम लोग यहाँ पर रखेंगे P और Q, P इम्प्लाइज Q। हम लोग क्या देखे हैं, डेफिनेशन में स्पष्ट लिखा हुआ था कि अगर हमारा P जो है वो ट्रू है, Q फॉल्स है, तो फिर वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो पहले लिखते हैं ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। तो देखो हम सबसे पहले फॉल्स वाला को चेक कर लेते हैं। पी स्टेटमेंट अगर ट्रू है और क्यू स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर पी इम्प्लाइज क्यू हमारा फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी सभी केसेस में हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू का जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू ही होने वाला है। ट्रू, इसमें भी ट्रू और इसमें भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें वर्क करेंगे।
अब कुछ क्वेश्चन बनाओ। हम लोग को ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड ट्रूथ वैल्यू फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट पहला 2 + 3 = 5 इम्प्लाइज, हम यही साइन यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो समझ जाना कि ये इफ है, ये वाला इधर हमारा पी है और इस साइड में अपना क्यू आ जाएगा। 4 + 5 = 9, यहाँ पर ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। सेकंड हमारे पास है 3 + 4 = 8, इम्प्लाई कर रहा है 3 + 5 = 7। थर्ड 2 + 5 = 8 implies 4 + 5 = 9। 4 5 + 6 = 11 implies 2 + 5 = 8। अब यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2 + 3 = 5 करने पर 4 + 5 = 9, वो ऐसे हो जा रहा है। हम सिर्फ इस दोनों का आपस में जॉइंट किए हैं, ठीक है, इस ऑपरेटर की हेल्प से। तो तुमको इंडिविजुअली स्टेटमेंट्स को देखना है और ट्रू फॉल्स उनका देख करके इधर ट्रूथ वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है। तो जैसे पहला देखो हम बता दे रहे हैं। टू, हाँ, ट्रू आएगा, ठीक है। 2 + 3 = 5 होता है, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। 4 + 5 = 9 होता है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम लोग को क्या पता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट इसमें ट्रू है तो फिर ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। फिर उसी तरह से सेकंड वाला देखो। हाँ, ट्रू होगा। देखो 3 + 4 = 8, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। 3 + 5 = 7, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा। फिर इसमें देखो ट्रू, हाँ, ट्रू होगा। देखो 2 + 5 = 8, फॉल्स स्टेटमेंट है। 4 + 5 = 9, ट्रू स्टेटमेंट है। फॉल्स ट्रू हो तो फिर भी ट्रू ही आएगा। अगेन 5 + 6 = 11, 2 + 8 करेक्ट, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को डिसीजन लेना है। इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को चेक करोगे उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाई कंडीशनल ऑपरेटर। बाई कंडीशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं इस फॉर्मेट में, या फिर दो लाइंस के बीच में। और इसका मीनिंग बेसिकली क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो देखो इसका जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा जा रहा है कि पी इम्प्लाइज क्यू जो है वो ट्रू तभी होगा जब दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू होने चाहिए या फिर दोनों ही फॉल्स होने चाहिए। क्योंकि दोनों पार्ट्स में बात होगा ना, एक बार पी इम्प्लाई क्यू की बात करेंगे, उसमें देखना है। दूसरी बार में क्यू इम्प्लाइज पी की बात करेंगे। तो दोनों केसेस में ट्रू कब हो रहा था, दोनों केसेस में ट्रू तभी हो सकता है जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो या फिर दोनों के दोनों फॉल्स हो, ठीक है। चलो देखते हैं, हम समझेंगे भी कैसे लिखा जाएगा। लेट पी एंड क्यू आर two positions, then biconditional statement P implies Q, Q implies P is first true तभी होगा, true only when both P and Q are true or false. Second, false in other cases, मतलब अगर कोई एक ट्रू हुआ कोई एक फॉल्स हुआ तो फिर ऑब्वियस है कि उसको फॉल्स ही होना है, ठीक है। इन जनरल जब भी हम लोग लिखते हैं P इम्प्लाइज Q को तो इसका क्या मीनिंग निकलता है। पहला तो एक लिखते हैं कि P इज नेसेसरी
and sufficient for P is necessary and sufficient for Q. सेकेंड क्या होगा, इसका दूसरा मीनिंग होता है P इफ इफ एंड ओनली इफ, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं PIFF, इस तरह से, ठीक है। तो P इस देखो P इम्प्लाइज Q, जब ये बोथ वे इम्प्लाई कर रहा है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि P इज द नेसेसरी कंडीशन एंड Q इज द सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। P इज नेसेसरी फॉर द तो फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ Q एंड Q इज सफिशिएंट फॉर P, ठीक है। ये तुम लोग कर भी रहे होगे, हम लोग जब थ्योरम्स भी कभी कभी प्रूफ किया करते थे ना, कि इफ एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो उसमें पहले एक स्टेटमेंट होता था जिसका होना जरूरी है, उसकी वजह से सेकंड वाला मिलता था, ठीक है। जैसे देखो, जैसे हम लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो मीनिंग निकल रहा है, हम लोग सबसे पहले ना दोनों स्टेटमेंट्स का एक बार ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में तुम इसको बनाओ, P इम्प्लाइज Q, और दूसरा केस में हम लोग Q इम्प्लाइज P का ट्रुथ टेबल तैयार करते हैं। बेसिकली वहाँ पर जब लिख रहे हैं कि P इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय Q, बोथ वे अगर इम्प्लाई कर रहा है, तो एक बार तो जरूर होगा P इम्प्लाइज Q और दूसरी बार में Q इम्प्लाइज P होगा, ठीक है। हम दोनों ट्रूथ टेबल को बनाते हैं, फिर क्लब कर देंगे, उसमें पता चल जाएगा जो डेफिनेशन बोल रहा है वो कितना हद तक सही हो रहा है। इसके लिए नीचे बनाते हैं हम। चलो, P Q, P implies Q, true true, true false, false true, false। फिर इसमें भी P Q P, एक मिनट, यहाँ Q P करना चाहिए, आप पूरा नहीं किया। Q P, Q implies P, true true, true false, false true, और फिर से यहाँ पर false false आ जाएगा। फिर P Q और बोथ पे true true, true false, false true, false false, ठीक है। पहला हम लोग पता है कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, तो ये कंप्लीट फॉल्स होगा, बाकी सभी केसेस में ट्रू ट्रू ही आने वाला है। यहाँ भी वही करोगे, यहाँ हमारा फॉल्स हो जाएगा, बाकी सभी स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्या चीज कॉमन आ रहा है, अगर हम इसमें ध्यान से देखें, तो जब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू हैं, इस कंडीशन को देखना, इस कंडीशन को देखो, इसको देखो और इसको देखो, तभी ये कंप्लीट ट्रू हो रहा है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो P इम्प्लाइज Q भी ट्रू हो रहा है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो Q इम्प्लाइज P भी ट्रू हो रहा है। तो बोथ वे जब इम्प्लीकेशन हो रहा है, तो इसी वजह से वहां पर कंडीशन बनाया गया कि दोनों स्टेटमेंट्स जब ट्रू हो जाएंगे, तो उस केस में हम इसको ट्रू कंसिडर करेंगे। और फिर लास्ट वाला कंडीशन चेक करो, दोनों स्टेटमेंट हमारे जब फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू हो रहा है, फिर यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तब भी यहाँ पर ट्रू हो रहा है। यहाँ भी वही हो रहा है कि P इम्प्लाइज Q भी ट्रू हो गया, Q इम्प्लाइज P भी ट्रू हो गया, तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल करेक्टली इम्प्लाई कर रहे हैं, तो इसी वजह से लास्ट यहाँ पर भी इसको ट्रू रखा गया था, ठीक है। अब जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि P अगर ट्रू है, Q P और इन दोनों केसेस को देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत हो रहा है कि P इम्प्लाइज Q करने पर हमारे पास फॉल्स आ रहा है, और Q इम्प्लाइज P करने पर फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट यहाँ भी करेक्टली एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहा है कि P इम्प्लाई Q कर रहे हैं, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉल्स मिलना चाहिए। और सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है कि यहाँ क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास फॉल्स आ रहा है Q इम्प्लाइज P करने पर भी, इसीलिए ये फॉल्स हो रहा है। एंड लास्ट वाला भी फिर उसी तरह से सेकंड भी ऐसे ही फॉल्स हो जाएगा।
एक सिचुएशन को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि Q इम्प्लाइज P और P इम्प्लाइज Q में जो ये बीच का दो सेक्शन हो रहा है ना, इसमें कैसे होगा? अगर पहला स्टेटमेंट सपोज दैट P ले रहे हैं और इसको Q ले रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट इसके हेल्प से देखें, इस सेकंड कंडीशन को देखना। P हमारा ट्रू रखा जा रहा है और इसको फॉल्स कर रहे हैं। तो अगर हम P इम्प्लाइज Q कर दें, तो फिर फाइनल स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स हो रहा है, ठीक है? लेकिन अगर इसी सिचुएशन को कंसिडर करते हुए अगर हम इसका नेगेशन इसको रिवर्स करा देते हैं, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, तो फिर देखो इसके हेल्प से मतलब पी वाला क्यू फॉल्स है और पी वाला ट्रू हो रहा है, तो उसके हेल्प से स्टेटमेंट हमारा ट्रू आ रहा था, ठीक है? तो ये जो दिक्कत हो रहा है ना कि एक बार में फॉल्स है एक बार में ट्रू है, तो इसी सिचुएशन से बचने के लिए वहाँ पर क्या किया गया कि इसको फाइनली फॉल्स रखा गया। यहाँ पर लेकिन वैसे क्यों करेगा कोई? नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं NaND, ठीक है? ऐसे तो नंद बोल सकते हो बट बोलना नहीं चाहिए, NaND ही बोलेंगे, ठीक है? इसका जो साइन है वो होता है इस तरह का, ऊपर की ओर एरो, ठीक है? तो अगर दो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं कि P NaND Q, अगर P और Q को इस ऑपरेटर के हेल्प से ज्वाइंट करेंगे, तो ये जो होता है ये इक्विवेलेंट होता है हमारे इस स्टेटमेंट के, इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है? P एंड Q का जो नेगेशन आएगा उसके वो इक्विवेलेंट हो जाता है। तो सर जब इसका ट्रूथ टेबल तैयार करोगे तो सबसे पहला काम क्या होगा कि P एंड Q को रेडी करना, उसके बाद उसका नेगेशन लेना, ठीक है? चलो अब यहाँ से देखना, P एंड Q हमारे पास ट्रू कब होते हैं? P और Q, हाँ, जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू था तभी जाके वो ट्रू होता था, ठीक है? तो सबसे पहले इसको फिल करेंगे तो यहाँ ट्रू ट्रू ट्रू, एक भी फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। और नेगेशन जब निकालना है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, हम बाकी जगह, ठीक है? इस तरह से काम हो जाएगा। अब इसके बाद इसका एक और ऑपरेटर आता है नॉर, ठीक है? तो नॉर के लिए हम लोग को ये वाला साइन यूज करना है, नीचे डाउन की ओर एरो रहेगा, ठीक है? और ये चीज इक्विवेलेंट होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q, ठीक है? तो हम लोग बनाते हैं इसको, इसका भी ट्रूथ टेबल उसी तरह से फ्रेम होगा। हाँ, ये डाउन एरो है। उसमें क्या था कि एंड में अप एरो है और नॉर में डाउन एरो है। पी क्यू, पी और क्यू, और उसके बाद पी और क्यू का नेगेशन, ठीक है? ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो इसमें हम लोग क्या देखे हुए थे, डाउन ये सॉरी और के केस में अगर ये फॉल्स कब होता था, जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज एक भी ट्रू हो गया तो कंप्लीट ट्रू था, ठीक है? तो इसीलिए पी ये ट्रू हो जाएगा, फिर यहाँ भी ट्रू होगा, यहाँ भी ट्रू होगा, और फिर दोनों फॉल्स है इसलिए ये फॉल्स हो गया, फिर नेगेशन ले लो, फॉल्स 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 ट्रू, ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों को वर्क करना है। अब एक शॉर्ट हम लोग शॉर्टकट मेथड एक सीख लेते हैं कि कब कब हमारा क्या क्या हो सकता है। देखो, P और Q इज फॉल्स इफ बोथ फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज कंप्लीट ट्रू। याद रखना इसको, ठीक है? ये और के केस में। और एंड जब यूज करना है, P इंटरसेक्ट एंड Q, ये क्या होगा इसके लिए याद रखना होगा, दिस इज ट्रू इफ बोथ ट्रू, दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स।
फिर उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए याद रखोगे पी, क्या लिख रहे हैं हम, P implies Q is false if P is true and Q is false। ठीक है। और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए क्या याद रखना है? पी क्यू इज ट्रू if P and Q both are true or false, otherwise P implies by Q is false। ठीक है। तो इसी तरह से याद रखना होगा। तो ये हमारा एक शॉर्टकट टूल हो गया कि ट्रूथ टेबल जब बनाएंगे तो इनको ध्यान में रखते हुए बनाना है। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना होगा कि हम लोग के पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, जैसे रोजन की जो बुक है उसमें दिया गया है, ये देखना। 8 नंबर क्वेश्चन, पी और क्यू जो है वो दो प्रपोजिशन यहाँ पर तुमको दिया गया है। ठीक है। इस तरह से आई बॉट ए लॉटरी टिकट इन दिस वीक, आई वॉन $1 million जैकपॉट। ठीक है। तो अब हर प्रपोजिशन का तुमको इस तरह का कुछ फाइंड करना है। ठीक है। एक्सप्रेस ईच ऑफ दिस प्रपोजिशन एज एन इंग्लिश सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस पहला आ रहा है, नेगेशन ऑफ पी लेना है। तो नेगेशन ऑफ पी जो है वो क्या होना चाहिए? पी अगर हमारे पास आ रहा है, हाँ, आई बॉट, करेक्ट, हम लोग को डिड नॉट लगा देना है। ठीक है। यस रहेगा तो नो बना देंगे, नो रहेगा तो यस बना देना है। ठीक है। उसी तरह से देखो एक और स्टेटमेंट आ रहा है बी वाला, पी और क्यू है, ये और का साइन है। ठीक है। याद रखना है इसको। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कैसे क्लब होगा, बोलो। हाँ, और लगाना, बीच में सिर्फ और लगाओ, दोनों सेंटेंस के बीच में और लगाना। $1 million जैकपॉट, करेक्ट। वहां वही लिखना है कि आई बॉट ए लॉटरी टिकट दिस वीक और आई वॉन $1 million जैकपॉट। ठीक है। इसी तरह से देखो सी ऑप्शन, सी में क्या दिया है, पी इम्प्लाइज क्यू है। पी से क्यू को इम्प्लाई करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे थे पहले में, इफ, फिर पी, फिर देन, फिर क्यू, ये वाला इस तरह का तरीका अपनाते थे। यहाँ भी वही करना है, इफ आई बॉट ए लॉटरी टिकट दिस वीक देन आई वॉन $1 million जैकपॉट। बस। डी ऑप्शन, वैल्यू नहीं बताना है। तो वैल्यू के लिए यहाँ पर अभी हम लोग को ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। ठीक है। डी ऑप्शन चेक करो, पी एंड क्यू दिया गया है, इसमें क्या, आई वॉन $1 million जैकपॉट। ठीक है। अगेन ई ऑप्शन देखो, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, दोनों इफ एंड वन लीफ का केस है। तो इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आई बॉट ए लॉटरी टिकट दिस वीक, इफ एंड वन लीफ आई वॉन द $1 million जैकपॉट। ठीक है। एफ में देखना, यहाँ पर बोला है नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, तो दोनों का नेगेशन पहले। हम्म। हाँ, वही तो बोले, वही लिखना ही है। नहीं नहीं, वैसा कोई नहीं है, बीच में सिर्फ इफ एंड वन लीफ लगा दो, अपने आप वो समझ में आ जा रहा है। पी इज द नेसेसरी कंडीशन, क्यू इज सफिशिएंट, बस। ठीक है। एफ में देखो नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू बोला गया है, पहले इसका नेगेशन तैयार करो और इसका भी नेगेशन। हम्म। हम्म। ये दोनों नेगेशन आ गया, अब इम्प्लाई, अब इम्प्लाइज का इस्तेमाल करके उसका स्टेटमेंट लिखना है। हाँ, करेक्ट, सही है। सेम उसी तरह से जी में चेक करो। हाँ, इसमें एंड लगा देना, दोनों नेगेशन स्टेटमेंट होगा, इसमें एंड लगा देना।
करेक्ट। एच स्टेटमेंट को चेक करो, एच में देखो यहाँ पर पहले नंबर ब्रैकेट, जो ब्रैकेट को देख लेना, ब्रैकेट वाला पहले काम कर लेना है पी एंड क्यू पे। हम्म। करेक्ट, वही है। आई डिड नॉट बाय दिस, आई डिड नॉट बाय ए लॉटरी टिकट दिस वीक। बीच में वहां पर और का साइन है तो और लिखेंगे, फिर वहां पर लिखोगे आई बॉट ए लॉटरी टिकट दिस वीक एंड वॉन $1 million जैकपॉट। बस। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को इसको बनाना पड़ेगा। बाकी जितना भी 9, 10, 11, 12 जो दिख रहा है, वहाँ लगभग यही काम करना है। तो देखते हैं। 9 में तो वही करेंगे, इधर, यहाँ देखो। 10 में देखो, 10 नंबर में क्या बोला गया है कि दो स्टेटमेंट्स तुमको दिए गए हैं, ठीक है, इस तरह से। द इलेक्शन इज डिसाइडेड एंड द वोट्स हैव बीन काउंटेड। ये वाला पी स्टेटमेंट है, ये वाला क्यू स्टेटमेंट है। अब उसके अकॉर्डिंग तुमको फिर से वही सब लिखना है, ठीक है। तो वो तो समझ में आ ही रहा है। मेन है 11 नंबर को चेक करो, देखो। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दो प्रपोजिशंस तुमको दे दिए गए थे, ठीक है, यहाँ पर बता ही दिया है। पी और Q जो है इस तरह से, पी में बोला जा रहा है इट इज ब्लो फ्रीजिंग एंड इट इज स्नोइंग, ठीक है। अब उस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पर देखो दो स्टेटमेंट दिया है। उसी तरह से तो पहले एक बार समझ लेते हैं क्या लिखना है। राइट दिस प्रपोजिशन यूजिंग पी एंड क्यू एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। मतलब जो हमारे पास आता था एंड और, यही सब का यूज करके इस स्टेटमेंट को हमको लिखना है। तो पहला वाला में देखो क्या लिख रहे हैं, इट इज ब्लो फ्रीजिंग एंड स्नोइंग। तो तुमको दो इसको इससे मिलाना है सिर्फ, कि कौन कौन सा स्टेटमेंट साथ साथ आ रहा है। इट इज ब्लो फ्रीजिंग कहने का मतलब क्या आ रहा है, पी वाला। बिल्कुल सही। पी एंड क्यू आ जाएगा, स्नोइंग तो क्यू को इंडिकेट कर रहा है। बी वाला इसी तरह से बताना। करेक्ट, ये आ गया। अगेन सी ऑप्शन बताओ। करेक्ट। डी ऑप्शन, इट इज आइदर स्नोइंग और ब्लो फ्रीजिंग और बोथ, वही है पी और। करेक्ट। ई ऑप्शन के लिए बताओ। इफ है, इफ है। नहीं, बाई कंडीशनल नहीं होगा इसमें। बाई कंडीशनल में हमेशा देखना नेसेसरी सफिशिएंट कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलता है। एफ नंबर चेक करो। आइदर इट इज ब्लो फ्रीजिंग और इट इज स्नोइंग, बट इट इज नॉट स्नोइंग इफ इट इज ब्लो फ्रीजिंग। अब यहाँ पर, हाँ हाँ, ऐसे ही आएगा और बीच में इंटरसेक्शन लगा देना, मतलब ये सॉरी, एंड वाला साइन। ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो साथ ही साथ चल रहा था ना। अगेन जी स्टेटमेंट देखो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को इसको बनाना है। आगे लास्ट वाला सिंपल है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट है। ठीक है। नहीं नहीं, सिंगल सिंगल कंडीशन रहता ना तब उसमें लिखते हैं इफ देन। इस तरह का रहता तो बोलते पी इम्प्लाई